गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र त्रिपाठी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम क्लास 5th विषय हिंदी पाठ 4 पाठ का नाम है बुद्धिमान बालक को पढ़ेंगे। यह एक एकांकी है, नाटक है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। पहले आइए शब्द अर्थ में। देखिए, कानन माने होता है जंगल, द्वारपाल चौकीदार, अनुमत आज्ञा, दोषी अपराधी, अपराधी अपराध करने वाला, अपराध दोष, दुर्बल कामचोर जिसको कहा जाता है, सुशोभित शोभा बढ़ाना, राजकोष राजा का क्रोध, अध्ययन पढ़ाई, आश्वासन विश्वास दिलाना, प्रयोजन उद्देश्य या कारण, प्रतिनिधि तरफ से जो जिसका प्रतिनिधि करता हो। आइए देखिए, ये तो हमारा शब्द अर्थ था। अब आइए पाठ को देख लीजिए। पाठ 4 है बुद्धिमान बालक। यह एक नाटक है, एकांकी है। ईश्वर की इस दृष्टि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ईश्वर के दृष्टि में मनुष्य क्या है? एक सबसे अच्छी प्राणी है, क्योंकि वह ऐसी योग्यता का मालिक है जिसे बुद्धि कहते हैं, यानी उसको बुद्धि बहुत मिली है। बुद्धि के द्वारा वह किसी भी समय या परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकता है, बल्कि उसका समाधान भी कर सकता है। प्रस्तुत एकांकी इसी का एक उदाहरण है। एकांकी में नाटक होता है। देखिए, इसमें कुछ पात्र हैं, चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, स्त्री, सभासद, प्रधानमंत्री, महाराज नंद, महिपाल, भद्रसेन, राजदूत और कुछ बालक हैं। पहला दृश्य है, स्थान है पाटलिपुत्र का पिपली कान जंगल। 10-12 वर्ष का एक बालक राजा बनकर के एक ऊंची चट्टान पे बैठा हुआ है। वह उसके 10-12 साथी प्रजा बने हुए हैं। सामने मैदान में कुछ गायें चल रही हैं। एक दुबला पतला काला सा ब्राह्मण राज दरबार का खेल खेलते हुए आता है और रास्ते में खड़ा हो जाता है। द्वारपाल बने एक लड़के का प्रवेश होता है, कहता है महाराज की जय हो। एक किसान महल के द्वार पर खड़ा है, आपके दर्शन की अनुमति चाहता है। चंद्रगुप्त बोलता है उसे तुरंत उपस्थित करो। द्वारपाल जाता है और किसान को दरबार में लाता है। किसान कहता है महाराज की जय हो। चंद्रगुप्त कहते हैं क्या बात है, तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? किसान बोलता है महाराज मुझे न्याय चाहिए। मेरे एक पड़ोसी ने कल रात मेरे खेत को काट लिया। जब मैंने उसे कहा कि मैं दरबार में तुम्हारी शिकायत करने जा रहा हूं, तब उसने मुझे मारने की धमकी दी। यह मुझसे सहा नहीं जाता। चंद्रगुप्त बोलते हैं गलत काम करने वाले में इतनी साहस? चंद्रगुप्त के साम्राज्य में कोई अन्याय नहीं कर सकता। सेनापति, जो व्यक्ति इस किसान को मारने की धमकी दे रहा है उसको राज दरबार में पेश किया जाए। सेनापति कहता है जो आज्ञा महाराज। और वह सेनापति 2 सैनिकों को लेकर के बाहर जाता है। चंद्रगुप्त तुम्हारे पास कितनी खेती है? किसान कहता है महाराज खेती तो कम है, लेकिन परिवार का गुजारा हो जाता है। सेनापति का तभी प्रवेश होता है। सैनिक दोषी व्यक्ति को रस्सी में बांधकर लाता है। सेनापति महाराज की जय हो, अपराधी हाजिर है। चंद्रगुप्त तुम पर आरोप है कि तुम इस आदमी का खेत काट लिया है और इसे जान से मारने की धमकी दी है, क्या यह बात सच है? अपराधी चुप रहता है। चंद्रगुप्त के राज्य में प्रत्येक आदमी को अपने बचाव में अपनी बात कहने का पूरा हक है, अधिकार है। बोलो क्या यह बात सच है? अपराधी कहता है जी महाराज, जो अपराध मुझ पर लगा है वह सच है, मुझसे गलती हुई है। चंद्रगुप्त तुमने अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम्हें कठोर दंड नहीं दिया जाता। तुम्हें इसके सामान को वापस करना होगा, यानी जो सामान इसका तुम ले गए हो वापस कर दो और दंड स्वरूप इसको 10 डलिया अनाज और दे देना। अपराधी कहता है जो आज्ञा महाराज। अपराधी और किसान राज दरबार से चले जाते हैं। काला ब्राह्मण चंद्रगुप्त के सामने उपस्थित होता है। ब्राह्मण महाराज की जय हो। चंद्रगुप्त बोलता है बताइए ब्राह्मण देवता दरबार में कैसे आना हुआ? ब्राह्मण महाराज मैं गरीब और दुर्बल ब्राह्मण हूं, मेरे बच्चे को प्रतिदिन दूध नहीं मिल पा रहा है,
कृपया मुझे दूध देने वाली एक गाय उपहार में दीजिए। चंद्रगुप्त कहते हैं ब्राह्मण देवता, सामने एक गाय जो चर रही है, इनमें से जो गाय आप चाहें ले जाइए। ब्राह्मण का हंस करके, राजन ये गाय जिस व्यक्ति की है वो कुछ तो कहेगा नहीं। चंद्रगुप्त कहते हैं ब्राह्मण देवता, आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसकी हिम्मत है जो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त की आज्ञा न माने? एक स्त्री का प्रवेश होता है। स्त्री ब्राह्मण को हाथ जोड़कर कहती है, महाराज यह बालक बड़ा उत्पाती है, यह प्रतिदिन इसी प्रकार का नाटक करता है, आप इसकी बातों पर कतई विश्वास न करें। ब्राह्मण, देवी यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसके हाव भाव और इसके मुख पर तेज को देख करके मैं बता सकता हूं एक न एक दिन यह राज सिंहासन को सुशोभित करेगा, उस पर बैठेगा। स्त्री कहती है ब्राह्मण देवता, हम पर तो पहले से ही कष्टों का पहाड़ टूटा हुआ है, कहीं आपकी भविष्यवाणी पाटलिपुत्र के शासक के कानों में पड़ गई तो मेरी जान भी जा सकती है। ब्राह्मण, देवी आप इतनी परेशान न हो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। स्त्री कहती है ब्राह्मण देवता, हम लोग तो राजकोप से पहले पीड़ित हैं, मेरे पति नंद की सेना में सेनापति थे, महाराज ने कुछ चुगलखोरों की बातों में आकर मेरे पति को विद्रोही बताकर उसको जेल में डाल दिया है। यह बालक चंद्रगुप्त हमारा पुत्र है, मुझे सदैव यह भय लगा रहता है कि कहीं राजकोप की तलवार मेरे पुत्र पर न पड़ जाए, इस कारण मुझे रात को नींद नहीं आती है। ब्राह्मण बोलता है देवी आप घबराइए मत, मेरा नाम चाणक्य है, मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य हूं। आप महाराज नंद से प्रार्थना करके चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए भिजवा दें, तक्षशिला में चंद्रगुप्त मेरी देखरेख में पढ़ेगा। स्त्री, ब्राह्मण देवता आप तो मुझे अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश करने के लिए कह रहे हैं। महाराज को जब यह पता चलेगा कि यह बालक विद्रोही सेनापति का पुत्र है तो इसे तक्षशिला न भेजकर उसे कारागार में डाल देंगे। चाणक्य कहते हैं देवी आप धैर्य को धारण करिए, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बालक का कोई अनिष्ट नहीं करेगा, मैं आपको और बालक चंद्रगुप्त के भले की बात कर रहा हूं। स्त्री कहती है जो आज्ञा। पर्दा गिर जाता है। फिर उसके बाद दूसरा दृश्य शुरू होता है। महाराज नंद का दरबार है, नंद के चापलूसी दरबार राज दरबार में बैठे हैं, राजा की प्रशंसा में बातें कर रहे हैं। तभी द्वारपाल का प्रवेश होता है। द्वारपाल कहता है महाराज की जय हो, सिंघल नरेश का राजदूत दरबार में आने की अनुमति चाहता है। सिंघल नरेश का राजदूत क्या विभीषण आया है? सभासद कहता हाँ, महानंद राक्षसों से हमारा क्या प्रयोजन? क्यों प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री कहता महाराज दूत को राजा का प्रतिनिधि होता है, उससे बात करके ही पता लगेगा कि वह किस लिए आया है। महानंद कहते हैं प्रधानमंत्री जी ठीक कहते हैं, हमें राजदूत से बात करनी चाहिए। द्वारपाल जाता है और राजदूत को सम्मान पूर्वक लाता है। राजदूत आता है और अपने साथ एक भव्य सोने का पिंजड़ा भी लाता है। राजदूत महाराज सिंघल नरेश ने आपके लिए भेंट भेजी है। उन्होंने कहा है कि आपके दरबार में बहुत से विद्वान हैं, हमारे महाराज चाहते हैं कि इस पिंजड़े को बिना खोले इसमें बंद शेर को बाहर निकाल लीजिए, यही आपका उपहार होगा। राजदूत महानंद जी सोचते हैं राजदूत बस इतनी सी बात है, यह काम तो कोई एक सभासद कर सकता है। महिपाल जी इस शेर को बाहर निकालिए, यह पिंजड़ा आपका ही होगा। महिपाल महाराज बंद पिंजड़े से शेर निकालना बहुत कठिन है। दूसरे सभासद से भद्रसेन जी आप शेर को निकाल डालिए। भद्रसेन महाराज शेर को निकालने के लिए पिंजड़े में कोई रास्ता नहीं है, यह तो किसी हालत में भी नहीं निकल सकता। तब महानंद जी कहते हैं कुशल सेन जी आप तो हमारी सभा के सबसे कुशल सभासद है, आप शेर को बाहर निकाल दीजिए। कुशल सेन कहते हैं महाराज पिंजड़े को तोड़े या खोले बिना शेर को बाहर निकालना संभव नहीं है। क्यों राजदूत, क्या संभव है? यह मनगढ़ंत बात है। राजदूत कहता है महाराज हमारे महाराज ने जो कुछ कहलवाया है वह सब संभव है, इनमें मनगढ़ंत कुछ नहीं है। द्वारपाल महाराज की जय हो। एक स्त्री अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ आपका दर्शन करना चाहती है। महाराज ठीक है, उस स्त्री को दरबार में लाइए।
स्त्री और अपने पुत्र चंद्रगुप्त के साथ वो प्रवेश करती है। राजदूत, महाराज, सिंघल नरेश ने यह पिंजरा आपके दरबारियों की परीक्षा के लिए देकर भेजा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके राज्य में सब विदूषक हैं, कोई बुद्धिमान नहीं है, शेर को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तभी चंद्रगुप्त बोलता है, राजदूत, मुझे मगध राज्य को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी समस्या क्या है? राजदूत कहता है, तुम अभी बच्चे हो, राज्यसभा में जितने बुद्धिमान सभासद बैठे हैं उन्होंने अपने हाथ ऊंचे कर दिए, तुम क्या कर पाओगे? चंद्रगुप्त बोलता है, राजदूत, बुद्धिमान आयु का दासी नहीं होता, आप मुझे अबोध बालक न समझे, समस्या बताइए। राजदूत कहता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें न कर, सुन, यह समस्या है कि इस पिंजरे में बंद शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालना है। चंद्रगुप्त थोड़ी देर पिंजरा को और शेर को देखता है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस शेर को बाहर निकालूं? महाराज कहते हैं, देख लड़के, यदि तू शेर को बाहर न निकाल पाया तो तुझे मृत्यु दंड मिलेगी। चंद्रगुप्त कहता है, और यदि निकाल दिया तो? महाराज कहते हैं, सोने के पिंजरे के साथ साथ तू और जो भी मांगेगा वह तुम्हें मिल जाएगा। चंद्रगुप्त कहता है, महाराज, मुझे कुछ सामान की आवश्यकता है। महाराज नंद कहते हैं, महामंत्री, बालक की जरूरतें तुरंत पूरी की जाए। चंद्रगुप्त ने पिंजरे के चारों ओर लकड़ियां मंगवाई और उसमें क्या कर रहा है, आग लगवा दिया। धीरे धीरे पिंजरा में रखा जो मोम था, शेर किसका बना था? मोम का बना हुआ था, वह पिघलने लगा और पिघल करके वह पिंजरे के बाहर आ गया। चंद्रगुप्त, राजदूत, ले जाओ अपने शेर को और जाकर के सिंघल नरेश से कह देना कि मगध अभी बुद्धिमानों से शून्य नहीं है, यानी खाली नहीं है। महाराज नंद, बालक, हम तुम पर प्रसन्न हैं, यह सोने का पिंजरा तुम्हारा है, बोलो और क्या मांगते हो? चंद्रगुप्त की मां कहती है, महाराज, यदि बालक को सचमुच ही पुरस्कार देना चाहते हैं तो इसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भिजवा दीजिए। महाराज नंद कहते हैं, महामंत्री जी, तक्षशिला में बालक के अध्ययन की समुचित व्यवस्था की जाए। उसके बाद पर्दा गिर जाता है, नहीं, जब नाटक खत्म होता है तब पर्दा गिरता है। देखिए, इस पाठ के आधार पे कुछ प्रश्न है, उसको आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए, पड़ोसी ने किसान को क्या धमकी दी थी, चंद्रगुप्त ने पड़ोसी को क्या सजा सुनाई, सिंघल नरेश ने महाराज नंद के पास क्या उपहार भेजा था, चंद्रगुप्त ने पिंजरे को बिना खोले शेर को कैसे बाहर निकाला, चंद्रगुप्त की मां ने महाराज से क्या मांगा। इस प्रश्न का उत्तर लिख करके आप भेजिएगा। कोई समस्या होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।